नाम से समझ में आ रहा है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ में जाए तो कंस्ट्रक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करने वाला, यानी जो कुछ बनाता हो। क्वेश्चन बनता है किसको बनाता होगा, तो क्वेश्चन ये इसका जो आंसर है वो है कि ये ऑब्जेक्ट को बनाता है। ठीक है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है, एक, अब ये है क्या, एक फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा मैंने डिफिनेशन में लिखा है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन तो है लेकिन स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है और ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कैसे कॉल होता है, ऑटोमेटिकली, कब, जब ऑब्जेक्ट बनता है, यानी इसे कॉल करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। तो कंस्ट्रक्टर है क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का काम करता है, और जब बना रहा होता है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब ये बनाता है तो ये करता क्या होगा, यानी बनाते समय क्या क्या करता होगा। तो जब ऑब्जेक्ट बन रहा होता है तो उस दौरान ये मेमोरी लोकेशन करता है। ठीक है, उसके वेरिएबल की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, तो ये मैंने नीड में लिखा है कि नीड ऑफ द कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारी इनिशियल वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है, और ऑब्जेक्ट जब बन रहा होता है तो उसकी मेमोरी लोकेशन और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको क्रिएट करने का या इनिशियलाइज करने का काम करता है। इनिशियलाइज मतलब एक्टिवेट करने का काम करता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप। अब बात ये आ रही है कि स्पेशल फंक्शन क्यों है, दो बातों से स्पेशल हो रहा है। पहला, उसका जो नाम होता है वो क्लास के नाम से सेम होता है। ठीक है, इसकी मैंने प्रॉपर्टीज में लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर पे अगर बात करें तो कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, इसको हमें स्पेशली कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर ये केवल अगर केवल इनिशियलाइज ही कर सकता है मेंबर प्रॉपर्टी पर, इसका और क्या काम हो सकता है, इसका हम यूज जहाँ चाहें वैसे कर सकते हैं, जैसे एज ए नॉर्मल फंक्शन की तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, हमें इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन बनता है कि अपने आप कॉल कैसे होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर डिफाइन होते समय क्लास का नाम सेम होता है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको ढूंढ कर क्या करता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको कॉमन याद रखना है। पहला, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर नाम दोनों क्या होगा, सेम होगा। दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, यहाँ तक कि वाइड भी नहीं लगा सकते आप। अब क्वेश्चन बनता है वाइड क्यों नहीं लगा सकते, कंस्ट्रक्टर के आगे वाइड हम इसलिए नहीं लगा सकते, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एड्रेस रिटर्न करता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। उस दौरान अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्टर का अगर आप लगाते हैं तो उससे क्या होगा, वो उसको काम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी एक बार में एक ही प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉल कर सकते हैं, यानी एक ही प्रॉपर्टी को या कह सकते हो एक ही टाइप के वैल्यूज़ को हम कॉल कर सकते, रिटर्न करा सकते हैं, इसलिए हम इसके पहले कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाते। दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड, यानी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, सॉरी, कंस्ट्रक्टर क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड का मतलब होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, यानी नाम एक ही होगा लेकिन उसके पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज क्या होंगे, अलग अलग हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा हम कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के अंदर बना सकते हैं। दूसरा, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट नहीं होगा। अब क्वेश्चन होता है क्यों नहीं होगा प्राइवेट, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो तुम कॉल नहीं कर पाएंगे। कॉल कहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं, मेन में बनते हैं, और मेन क्या होता है, क्लास के बाहर होता है। अगर क्लास के बाहर होगा तो प्राइवेट चीज़ें एक्सेस हो नहीं सकती, तो कंस्ट्रक्टर बनाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो किसी क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट हम नहीं बना सकते। दूसरा आता है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसका यह मतलब है कंस्ट्रक्टर एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर नहीं होता है, यानी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो अगर चाइल्ड में ट्रांसफर हो भी जाएगा तो इसका यूज़ नहीं है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर कभी भी ट्रांसफर या इनहेरिट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब सिंटैक्स पे आते हैं, अगर तो सिंटैक्स में देखो मैंने एग्जांपल सिंपल सा है, क्लास क्लास बनाया और क्लास के अंदर क्लास नेम और आर्गुमेंट वगैरह अगर है तो ठीक है, और क्लास लिखिए, लास्ट लेवल तक के चले जाइए। क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक्चुअली में वैसे अगर बात करें तो नॉर्मली कंस्ट्रक्टर केवल दो तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग काम करने के अकॉर्डिंग अगर हम कहें इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग करें तो हम इसको चार तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा, यानी हम इसके दो टाइप की अगर बात करें तो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें पैरामीटर पास होता है यानी आर्गुमेंट होता है, और दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर नहीं होता है। यानी अगर कहा जाए तो दो तरीके के कंस्ट्रक्टर हम बोल सकते हैं, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट पास होता है, और एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर पैरामीटर पास नहीं होता है। बट वर्किंग के अकॉर्डिंग हम चार तरीके से बात कर सकते हैं। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज, तीसरा है नॉन पैरामीटराइज, चौथा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। एक्चुअली कॉपी कंस्ट्रक्टर एक तरीके से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है, इसलिए मैंने कहा इसके दो कैटेगरी हैं एक्चुअली में। बट क्वेश्चन ही बनता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब जो बाय डिफॉल्ट हो। बाय डिफॉल्ट कब होगा,
एक्चुअली में अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोग्राम पढ़ाए हैं, इसके पहले के जो भी 2-3 क्लास हम लोगों ने देखी, उन 2-3 क्लास में हमने प्रोग्राम बनाए थे, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया था। अभी मैंने बताया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि अभी तक जितने प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए थे सर, उसमें कहीं तो कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन नहीं किया, और डिफाइन नहीं किया तो ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है। ठीक है, तो वहां पर जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किए थे, तो अभी तक जो ऑब्जेक्ट बन रहे थे वो किस वजह से बन रहे थे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से। यानी ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनता है जब आप यानी प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है तभी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया तो फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनता है जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम डिफाइन कर देता है उस दौरान जब आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरा कहता है जिसमें पैरामीटर पास हो, सिंपल सा है, जिसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास होगा तो पैरामीटराइज्ड होगा, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं पास होगा वो नॉन पैरामीटराइज्ड होगा। ठीक है, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है दैट कैन कॉपी द properties of one object to another object। यानी एक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर सकता है। ठीक है, अब आप ये समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा अजीब सा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे कॉपी हो सकती है? ये प्रोग्रामिंग में तो पॉसिबल है, अब रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, कि एक बाइक की प्रॉपर्टी दूसरे बाइक में, यानी निंजा की प्रॉपर्टी जो है स्प्लेंडर में आ जाए, स्प्लेंडर की प्रॉपर्टी निंजा बाइक में चली जाए। अगर ये जरा सोचिए अगर रियल लाइफ में होता तो कितना बढ़िया होता। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होना। और जरा सोच सकते हैं अगर ये रियल लाइफ में होता तो कितना बढ़िया होता। हम लोग को पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास क्या करते, ट्रांसफर कर देते, और सारी प्रॉपर्टी हमारी आप में ट्रांसफर हो जाती। बट ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये कंप्यूटर में कैसे पॉसिबल होगा, इसकी हम लोग प्रोग्रामिंग अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें जो मैंने बताई, इस बात को ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या होता है और ये कब बनता है, किस केस में बनेगा, और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ये दो बातों को ध्यान रखना है। अब आइए जरा इसके प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो मैंने उस प्रोग्राम में देखते हैं कि वो जो प्रोग्रामिंग है उसमें क्या दिया गया है। ठीक है, उसमें मैंने चारों कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। ठीक है ना, चलिए, तो ये जो है हमारा प्रोग्राम खुला, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर डॉट सीपीपी नाम की क्लास बनाई थी। ठीक है, ये पूरा प्रोग्राम है। आइए जरा इसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयो स्ट्रीम कोनी डॉट एच, ये तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर आइए, अगर जरा ध्यान से आप देखेंगे तो एक क्लास बनी है जिसका नाम ए है, प्राइवेट, दो वेरिएबल बना है ए और बी, पब्लिक। आपको पता है कि पब्लिक डिफाइन करने के बाद ही, ये इसको बताने के बाद ही हम लोग मेथड वगैरह डिफाइन करते हैं। और मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी प्राइवेट, यानी प्राइवेट के अंदर नहीं लिख सकते। तो कहाँ पे होगा, पब्लिक के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान से देखिए यहाँ पर ए, ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बनाया मैंने, ये कैसा मेथड हुआ, ए नाम का क्लास के नेम से। ठीक है, क्लास का नाम है, मेथड का नाम है, यानी उसके अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, मेथड हुआ यानी फंक्शन हुआ, इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यानी ये कंस्ट्रक्टर हुआ। और कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर एक नई चीज़ मैंने यूज़ की, इंड एल। इंड एल का मतलब होता है इंड लाइन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सी लैंग्वेज में स्लैश एन लगाया था, वैसे हम सी प्लस में इंडल भी यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं। बट मैंने नई चीज़ बताने के लिए आपके लिए क्या कर दिया है, इंडल का यूज़ किया। ठीक है, तो इंडल एक कांस्टेंट है यहाँ पर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, जो क्या करता है, न्यू लाइन जनरेट करता है। तो स्लैश एन भी यूज होगा, बट आप इंडल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, दूसरा आता है, दूसरा कंस्ट्रक्टर एक बने बनाया, ये भी एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर दो पैरामीटर पास हैं, एक्स और वाई। ये क्या कर रहा है, ए और बी की वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है। ए और बी क्या है, ए क्लास का के वेरिएबल्स हैं, और इस क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा है। और मैंने लिखा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, यानी मैंने बताया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि सम इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी दोनों वैल्यू जोड़ करके प्रिंट कर देगा, और न्यू लाइन। यानी नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, न्यू लाइन देगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, न्यू लाइन देगा, और सम की वैल्यू भी प्रिंट करेगा। ठीक है, अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये हमारा जो है, मैंने जो ये सेलेक्ट किया है, ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट ले लेता है और दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर देता है, यानी एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, वाइड शो नाम का मेथड बनाया जो ए और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ए और बी कौन है, ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाए थे। ठीक है, तो ये तो हो गए, यानी तीन कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, एक नॉन पैरामीटराइज्ड, एक पैरामीटराइज्ड, और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब क्वेश्चन बन रहा है कि सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बताया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बता नहीं सकते, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बनता है जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, यानी इसको हम देख नहीं सकते। हाँ, ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब बन रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वही ऑब्जेक्ट बनाता है, जिसके इसके पहले वाले प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे कोई वीडियो को, अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, लेकिन ऑब्जेक्ट बन रहा है। और ये बात ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका मतलब कोई न कोई कंस्ट्रक्टर चल रहा था, और उस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है,
चलिए आइए, अब एक मैंने CLR किया, स्क्रीन क्लियर किया, स्क्रीन क्लियर हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनाया AOBJ1, यानी ऑब्जेक्ट 1, जब ऑब्जेक्ट 1 बना होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। अब ये बताइए यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, इसका मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा? हाँ, कौन सा कंस्ट्रक्टर? नॉन पैरामीटराइज्ड, क्योंकि इसके अंदर भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अगर ये डिफाइन ना होता तो कौन सा कॉल होता? डिफॉल्ट। लेकिन उस केस में क्या होना चाहिए? और नीचे कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाना मतलब नहीं बनाना है, ठीक है। आइए, तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चल जाता। दूसरा OBJ2 जब बना तो इसके अंदर वैल्यू पास हुई 10 और 20, यानी OBJ2 तो बनेगा लेकिन ये दो वैल्यू भी लेके जाएगा, 10 और 20 यानी आर्गुमेंट हुआ। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? आर्गुमेंट वाला, यानी एक्स और वाई की वैल्यू, यानी 10 यहाँ डाल देगा और वाई में 20। एक्स और वाई की वैल्यू जो है किसमें असाइन कर देगा? ए में और ये बी में। ए और बी कौन है? ये दोनों वेरिएबल हैं। किसके वेरिएबल होंगे इस समय? ऑब्जेक्ट 2 के, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 जब बनेगा तो ये वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट में बनेंगे, यानी OBJ1 के अंदर भी ए और बी नाम का वेरिएबल होगा, OBJ2 के अंदर भी ए और बी नाम का वेरिएबल होगा, और OBJ3 के अंदर भी ए और बी नाम का वेरिएबल बना होगा, ठीक है। तो ये जो ए और 10 और 20 गया, ये किस वेरिएबल में गया? OBJ2 के वेरिएबल में गया है, ठीक है। चलिए अब तीसरे में आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? OBJ3 मैंने बनाया और OBJ3 पास करते समय मैंने किसको पास किया? OBJ2 को। ध्यान रखना, OBJ3 अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं? OBJ2 की प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। OBJ2 कहाँ लेके जाएगा? यानी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जिसके अंदर ए टाइप का वेरिएबल हो, यानी होल्ड करने वाला ए टाइप का। देखो तो मैंने क्या किया है, OBJ2 का एड्रेस किस में पास कर दिया? OB में। अब ध्यान समझिएगा, अगर OBJ2 की प्रॉपर्टी किस में चलेगी? OB में, तो इस समय जो OB होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा? OBJ2 को पॉइंट कर रहा होगा। इसका मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कि OB2 के पास ए और बी की प्रॉपर्टी होगी, ए और बी में क्या वैल्यू होगी? 10 और 20। इसका मतलब OB के पास भी 10 और 20 होगा। अंडरस्टूड है? ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी किसके पास है? OBJ2 के पास है। ध्यान रखना ये वाली बात है। फिर सुनिए, OBJ2 ने अपना एड्रेस किसको दिया है? OB को, यानी OB के पास इस समय किसका एड्रेस है? OBJ2 का। अगर OBJ2 का एड्रेस है, इसका मतलब A और B में जो वैल्यू थी OBJ2 में 10 और 20 जिसको हम बोलते हैं, वो OB के पास पहुंच गया होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये पहुंच गया तो अब ध्यान समझिए, कॉल कौन कर रहा है? OBJ3। अब OBJ3 के पास भी A और B नाम का वेरिएबल होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी नाम का वेरिएबल सभी के पास बनेगा। तो OBJ3 के पास जो वैल्यू होगी, उस ए और बी में OB डॉट ए और OB डॉट बी की वैल्यू ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये OB डॉट कौन हुआ? ये OB हुआ ऑब्जेक्ट 2। ये कौन OB हुआ? ऑब्जेक्ट 2 का। और ये OB जो होगा, ये अभी इसके बाहर आते ही ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप इसी के अंदर है। इसका मतलब इसने केवल असाइन किया और वैल्यू को असाइन करके रख दिया। ये ए और बी कौन है? ये 3 का, OBJ3 का है, ठीक है। चलिए इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने फिर से बोला है, इसको पॉज करके समझिएगा, तब आपको बातें समझ में आएंगी। चलिए अब आइए जरा नीचे, आप समझ गए होंगे, यानी OBJ2 की वैल्यू भी OBJ3 में चली गई। इसका मतलब OBJ3 के में ए और जो बी होगा उसमें भी 10 और 20 पड़ा होगा। अब मैंने कॉल किया OBJ2.show। क्या कॉल किया? OBJ2.show। OBJ2.show जब कॉल किया होगा तो ये OBJ2 में जो ए और बी की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। ए की वैल्यू क्या है? याद है आपको 10, और बी की वैल्यू क्या है? 20, और इंडेल न्यू लाइन के साथ। लेकिन जब OBJ3 को मैं कॉल करूंगा, इसको कॉल करूंगा OBJ3 को, तो OBJ3 के पास जो शो नाम का मेथड है, इसमें भी ए और बी नाम का वेरिएबल बना होगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किसकी है? OBJ2 की है, ठीक है। तो अब जब OBJ3 को मैं प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पर भी क्या मिलना चाहिए? 10 एंड 20 मिलना चाहिए, और यहाँ भी क्या मिलना चाहिए? 10, 20 मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ न्यू लाइन के साथ प्रिंट होगा, तो 10, 20 यहाँ भी मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा कॉल हो रहा है? पैरामीटराइज्ड। और यहाँ पर कौन सा कॉल हो रहा है? नॉन पैरामीटराइज्ड, ठीक है। चलिए, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो आंसर पे अगर हम आते हैं, तो मैंने ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, 0 एरर। और मैंने इसको जब रन कराया तो आप इसका आंसर देखिएगा कि रन कराने पे आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला ऊपर कौन है? नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये किसके कॉल वजह से कॉल हुआ? जब मैंने OBJ1 बनाया था, अभी मैंने बताया था OBJ1 जब बनाया था तो नॉन पैरामीटराइज्ड कॉल हुआ होगा। जब OBJ2 बनाया तो OBJ2 में मैंने 10 और 20 पास किया था, तो उस दौरान पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये आंसर आ रहा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। एंड सम की वैल्यू क्या मिल रही है? 10 और 20 की 30। और जो वैल्यू ऑफ ए एक लिखा हुआ है 10 और वैल्यू ऑफ बी जो लिखा है 20, ये OBJ2 का वैल्यू है। और OBJ3 मैंने दोनों प्रिंट करके दिखाया कि OBJ2 में OBJ3 में दोनों में वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर क्या है, ठीक है। चलिए, तो इस बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग
इसकी आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।